गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज जो है 22 मई 2020 है। दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस हम आपके साथ करेंगे और ख़ास करके उस न्यूज़ पे हम फोकस करेंगे जो यूपीएससी और रिस्पेक्टिव स्टेट पीसीएस यानी बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, राजस्थान पीसीएस के लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ आपके पीटी में काम देगा बल्कि मेंस में काम देगा और इंटरव्यू में भी काम देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, जो पहला इशू है वो हम डिस्कस कर रहे हैं काला पानी को लेकर के इशू। तो ये न्यूज़ जो है, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूज़ से अधिक बेस इम्पोर्टेंट है कि काला पानी का मुद्दा आखिर है क्या। और लगातार पिछले कुछ दिन से सुन रहे होंगे आपकी काला पानी का इशू क्या है, चर्चा में रह रहा है काला पानी। तो काला पानी को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में एक जगह है काला पानी जिसको लेकर के एक डिस्प्यूट है। और काला पानी का क्षेत्र, इंडिया का कहना है कि वो उसका क्षेत्र है और नेपाल का कहना उसका क्षेत्र है। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट की शुरुआत कहाँ से होती है? तो डिस्प्यूट की शुरुआत होती है सुगोली की संधि से। जी हाँ, 1816 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच में एक सुगोली की संधि हुई थी। भारत उस समय में इंडिया, भारत सरकार नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, यानी ब्रिटिश लोग इंडिया पे शासन करते थे। और उसके अनुसार जो है सुगोली की संधि में सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज यह जोड़ा गया कि जो महाकाली नदी है, जैसे मान लो ये महाकाली नदी बह रही है, तो इसका जो पश्चिमी भाग है वो इंडिया में होगा और इसका जो पूर्वी भाग है वो कहाँ होगा? तो पूर्वी भाग नेपाल में होगा। तो हम लोगों ने भी मान रहा है और आज भी हम इसी बात को मानते हैं कि चलो महाकाली नदी के जो पश्चिमी भाग है वो इंडिया में है और पूर्वी भाग जो है आपका नेपाल में है। इशू की शुरुआत कहाँ से हो रही है? देखो, 1816 ईस्वी के पास जो है, 1816 जो है 1860 के आसपास जो है, हम नदी के स्रोत का एग्जैक्टली पता नहीं लगा पा रहे थे। और आज जो है हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम नदी के एग्जैक्ट सोर्स का पता लगाते हैं। तो आज जो है, जैसे मान लो ये महाकाली नदी है, तो इंडिया का कहना है कि महाकाली नदी का जहाँ से शुरुआत होता है, यानी वो ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर से महानदी नदी जो है बनती है, वो ग्लेशियर से जो है बाउंड्री के सीमा का तय किया जाएगा और वो ग्लेशियर वर्तमान में नेपाल में आता है। लेकिन नेपाल का कहना है कि ग्लेशियर सीमा का तय नहीं करेगी बल्कि महानदी जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से तय कीजिए। तो भारत का कहना है कि महानदी की शुरुआत तो वहाँ से होती है जहाँ से ग्लेशियर से यह पिघलना शुरू करता है और वो ग्लेशियर वर्तमान के नेपाल में आता है हमारे अकॉर्डिंग। तो यही बेसिकली डिस्प्यूट है भारत और नेपाल के बीच में काला पानी को डिस्प्यूट, काला पानी को क्षेत्र को लेकर के भारत का कहना है कि जो महाकाली नदी में जहाँ से ग्लेशियर पिघलती है उससे सीमा का शुरुआत होना चाहिए। और नेपाल का कहना है कि नहीं, जहाँ से महाकाली नदी जो है जहाँ से बह रही है, बहना शुरू होती है, वहाँ से शुरुआत कीजिए। इसी को लेकर के डिस्प्यूट है। अब देखो काला पानी इंपॉर्टेंट क्यों है कि कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री ने एक 80 किलोमीटर के रोड का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड में यह रोड है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काला पानी भी पड़ता है। तो हमारे देश में जितने भी लोग मानसरोवर यात्रा के जाते हैं तो वो लिपू लेक दर्रा है, याद रखना, लिपू लेक दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। कई बार स्टेट पुलिस ने पूछा है किस राज्य में है, तो याद रखना उत्तराखंड राज्य में। तो लिपू लेक दर्रा तक जाने के लिए, यानी उसको लिपू लेक दर्रा के बाद वो चीन में इंटर करता, तो वहाँ तक जाने के लिए लगभग 80 किलोमीटर तक पैदल चलना होता था। तो भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया कि 80 किलोमीटर का रोड बना दिया। यानी ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर तो वो जा सकते हैं वहाँ पे 80 किलोमीटर, अब रोड के माध्यम से वो जाएंगे। तो इसको लेकर के नेपाल ने सख्त ऐतराज़ जताया था कि इसमें जो कुछ किलोमीटर है, कुछ जगह जो है काला पानी के क्षेत्र में भी आपने रोड बना दिया है जो हमारे क्षेत्राधिकार में है। चलो ठीक है, इसको जो है मेरे ख्याल से जो सॉल्व करना चाहिए। भारत सरकार ने भी कहा है कि इस मुद्दा को जो है भारत और नेपाल के बीच में चूंकि संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं इसलिए इसको कूटनीतिक तौर पे सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको काला पानी का क्या इशू है, भारत और नेपाल के बीच में क्या इशू है, क्यों भारत का कहना है कि ये उसका क्षेत्र है और नेपाल का कहना है उसका क्षेत्र है, आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए सेकेंड पेज पे हमारे लिए कोई खास न्यूज़ नहीं है। थर्ड पेज पे भी हमारे पास कोई खास न्यूज़ है। देखो फोर्थ पेज पे जो एक न्यूज़ है, ये छोटा सा न्यूज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और लगातार चर्चा में रह रहा है। आयुष्मान भारत योजना, यानी अभी जो कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है इसको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है, और जब तक कोरोना वायरस रहेगा तब तक आयुष्मान भारत योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। देखो 23 सितंबर 2018 को रांची में, झारखंड की राजधानी है रांची, वहाँ से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी। तो कहाँ से शुरुआत की थी? रांची से शुरुआत किया था 23 सितंबर 2018 को। इसमें कैंसर, हृदय रोग संबंधित 1300 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया। यानी ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होता है, ये 1300 बीमारी, और अभी तो कोरोना को भी इसमें शामिल किया गया है, तो वैसे कंडीशन में स्वास्थ्य बीमा अवेलेबल करवाया जाएगा लोगों को। निजी अस्पताल को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो आयुष्मान भारत योजना के अंदर कौन व्यक्ति आता है, कौन व्यक्ति नहीं आएगा, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो इसका निर्धारण होता है सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 से, यानी सामाजिक आर्थिक जनगणना जो है 2011 के माध्यम से जो है व्यक्ति का निर्धारण होगा कि वो व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत आएगा या नहीं आएगा। मूल रूप से आयुष्मान भारत योजना क्या है कि प्रति परिवार को 5 लाख रुपए, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। यानी मान लेते हैं कि किसी परिवार में, एक परिवार में मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति हैं और लगभग 10 करोड़ जो है परिवार इससे लाभान्वित होंगे। तो 10 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे और एक परिवार में मिनिमम 5 व्यक्ति होते ही हैं, तो ऐसे कंडीशन में 50 करोड़ लोग जो है इससे लाभान्वित हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक परिवार में मान लेते हैं किसी व्यक्ति की कोई भी तबीयत खराब होती है, तो वैसे कंडीशन में वो हॉस्पिटल जाकर के 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा सकता है, और उसका वहन जो है, उसके खर्च का वहन भारत सरकार करेगी। तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस तरह से योजना, इससे पहले जो योजना थी वो मोदी केयर ओबामा केयर योजना थी, जो यूएसए में ओबामा ने बनाई थी, और उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया इंडिया में, जिसे कहा गया मोदी केयर भी कहा जाता है, जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। तो आयुष्मान भारत जो है योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में 2 योजना को शामिल किया गया। आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में 2 योजना को शामिल किया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। दोनों को इसमें मर्ज कर दिया गया, दोनों को इसमें समाहित कर दिया गया। याद रखना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मर्ज कर दिया गया। तो आयुष्मान भारत योजना क्या होता है, क्लियर हो गया होगा आपको। इस पेज में हमारे पास कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है। देखो कल हम इसके डिस्कस कर रहे थे, एक बार इसको पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको, ये लैंग्वेज देखो, जेनेरिक दवाओं के लिए दुनिया भारत पर आश्रित और भारत चीन पे निर्भर। भारत चीन पे निर्भर क्यों है? कल भी हमने आपको बताया कि दवाई का जो इंग्रेडिएंट्स आता है, जिसको एपीआई कहा जाता है, तो एपीआई जो है इंडिया में हम नहीं बनाते हैं, उसे जो है चीन से हम एक्सपोर्ट करते हैं। 90% एपीआई चीन से एक्सपोर्ट करते हैं, जो किसी भी दवाई को बनाने का बेसिक इंग्रेडिएंट होता है। इंडिया में बनाने के लिए जो है कई सारे उद्योग लगाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन चूंकि इस उद्योग से पॉल्यूशन अधिक निकलता है, इसलिए उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, और यही कारण था कि हम जो है चीन से इसको मंगाते थे, और चीन से मंगाना सस्ता भी होता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति आप देख सकते हो, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक इम्पैक्ट यह है, वर्तमान की जो स्थिति है। एक बार इसको पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एडिटोरियल आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो
ये एडिटोरियल जो है, ये जो लिखे हैं व्यक्ति, ये सरकार से संबंधित है, सरकार के संबंधित जो पार्टी है उससे संबंधित है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये नॉर्मली सरकार का गुणगान करेंगे और विपक्ष की बुराई करेंगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से ये मंदिर को लेकर के आर्टिकल है, ये भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवासी मजदूरों पे रेलवे और संकट और रेलवे, तो प्रवासी मजदूर पे कल हमने डिस्कस किया था, राइट। तो रेलवे किस तरह से प्रवासी मजदूरों को हेल्प कर रहा है उनके घर लौटने के लिए, एक दिया हुआ ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार लेकिन पढ़ सकते हो आप। आज जो है विश्व जैव विविधता दिवस, आज कितना है, 22 मई है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। काफ़ी बार स्टेट पीसीएस में काफ़ी बार पूछ चुका है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। एक बार पढ़ सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, इकोनॉमी के विकास के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, जिसे आईआर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 भी कहा जाता है, चौथी औद्योगिक क्रांति जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 भी कहा जाता है, इसमें भारत की अग्रणी भूमिका हो सकती है। और किस तरह से भारत की अग्रणी भूमिका हो, इसको निभाने के लिए जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार जोर दे रही है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 क्या होता है, इस पर कभी हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखो यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 वर्ष में लगातार मैंने देखा है कि यूपीएससी में इंडस्ट्रियल 4.0 से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी इसी का एक पार्ट है, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी 2019 के पीटी में क्वेश्चन पूछा था, ये भी इसी का पार्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारा का सारा इसी का पार्ट है। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का पार्ट, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रही है। 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश सरकार कर रही है, एक बार देख सकते हो। बाकी इंडस्ट्रियल 4.0 क्या होता है, इसको एक बार आप बेसिकली देख लेना, हम कभी फिर होगा तो इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को लेकर के। देखो, कंपनसेशन सेस वसूली अधिकार बढ़ाने पे विचार। पहले तो कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन जीएसटी में क्या है, उसको लेकर के हम बेसिक डिस्कस करते हैं, और उसके बाद इस न्यूज़ पे हम रिटर्न होंगे कि ये न्यूज़ क्या कह रहा है। तो कंपनसेशन को लेकर के हमने भी कल भी डिस्कस किया था, और लगातार अभी न्यूज़ में आ रहा है कि कंपनसेशन, जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के लगातार न्यूज़ में आ रहा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है 101 संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसकी शुरुआत होती है। यानी जीएसटी लागू हुआ था, भारत के संविधान 101वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके बाद जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। उसके बाद जीएसटी लागू होने के बाद जितना भी अप्रत्यक्ष कर है सब जो है जीएसटी में विलीन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो है जीएसटी लागू होने से पहले बहुत सारे राज्य जो है जीएसटी लागू होने का विरोध कर रहे थे। तो उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने उनको कह सकते हो, केंद्र सरकार ने उसको भरोसा दिलाया कि 5 वर्ष की अवधि तक, यानी 2017 से लेकर के 2021 तक, 16-17 से लेकर 2020-21 तक 5 वर्ष के अंदर अगर जीएसटी में किसी तरह का, आपके रिवेन्यू में किसी तरह का लॉस होता है, तो उस लॉस का वहन भारत सरकार करेगी। तो सरकार ने चूंकि राज्यों को आश्वासन दिया कि अगर आपकी कलेक्शन में, आपके जो है कर संग्रह में किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है केंद्र सरकार करेगी। तो उसके बाद राज्य राजी हुए और उसके बाद उन्होंने जीएसटी को अपनाया। यानी 2021 नहीं, 2022 तक, 2017 से लेकर 2022 तक जो है, अगर राज्य के रिवेन्यू में किसी तरह का लॉस होता है तो उसका जो वहन करेगा वो केंद्र सरकार करेगा। तो कितना वहन करना, तो सरकार ने कहा कि 2015-16 में, देखो सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2015-16 में आपकी जितनी रेवेन्यू प्राप्त होती है
उसके नेक्स्ट ईयर उसका मिनिमम 14% एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसके नेक्स्ट ईयर उसका मिनिमम 14% एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसी तरह से कंटिन्यू करके 2022 तक होना चाहिए। बीच में अगर उसकी कितनी जितनी लॉस होती है उतना लॉस का भुगतान राज्य सरकार केंद्र सरकार आपको कर देगी। मान लेते हैं कि 2015-16 में एक राज्य की रेवेन्यू प्राप्ति हुई थी, मान लेते हैं कि 100 रुपये, और 16-17 में राज्य को रेवेन्यू प्राप्त होता है जीएसटी लागू होने के बाद मात्र 102 रुपये। केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, 102 रुपये नहीं, आपको 114 रुपये की प्राप्ति होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर। तो ऐसी कंडीशन में जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, यानी जो 12 रुपये होगा, ये 12 रुपये का भुगतान केंद्र सरकार राज्यों को कर देगी। राइट, क्लियर हो गया होगा। इशू क्या है कि 2015-16 में जितना रेवेन्यू प्राप्त होता है उसके नेक्स्ट ईयर उसका मिनिमम 14% एक्स्ट्रा प्राप्त होना चाहिए। अगर 14% से एक्स्ट्रा प्राप्त अधिक हो गया तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन उससे अगर कम प्राप्त हुआ तो जितना भी कम प्राप्त होगा उसका भुगतान केंद्र सरकार आपको कंपनसेशन के रूप में करेगी, इसलिए इसे कहा जाता है जीएसटी कंपनसेशन। तो वर्तमान का इशू आप समझ रहे हो कि जीएसटी कंपनसेशन अभी क्यों चर्चा में है, चूँकि राज्यों को रेवेन्यू बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हो रहा है लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण। तो ऐसे कंडीशन राज्य केंद्र की तरफ फिर देख रहे हैं कि आप हमें जीएसटी कंपनसेशन दीजिए, आपने जो हमसे कमिटमेंट किया था जीएसटी लागू होने से पहले। तो ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार जो है विचार कर रही है कि कंपनसेशन सेस वसूली का अधिकार राज्यों को दिया जाए। जैसे मान लेते हैं कि एजुकेशन सेस उछला जाता है, पेट्रोल जब आप लेते हो तो कुछ उसमें पैसा जो है एजुकेशन सेस के रूप में उछला जाता है। राइट, तो इसी तरह का कुछ सेस एक्स्ट्रा लगाया जाएगा और उस सेस के माध्यम से राज्यों को कंपनसेशन पूरी करने का जो कंपनसेशन है उसका पूरी करने का जो है कार्य किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कंपनसेशन पूरी करवाने के लिए कंपनसेशन सेस लगाने पे सरकार विचार कर रही है। तो बेसिक इशू आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। और बेसिक इशू क्लियर होने के बाद उसको आप करंट से जोड़ सकते हो, उसको जो आपका न्यूज़ है, अगर आपका बेसिक इशू क्लियर हो गया कंपनसेशन जीएसटी क्या होता है तो उसको आप अपने करंट न्यूज़ से जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे जो एक न्यूज़ मुझे और डिस्कस करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो, अमेरिका पे नॉर्मली आप भरोसा नहीं कर सकते हो, जब तक ट्रम्प साहब हैं उनकी नीति कब परिवर्तित हो जाए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इशू जो है, ये इशू है आपको S-400 मिसाइल को लेकर के। S-400 क्या है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 जो है एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हम कहाँ से मंगाते हैं, तो हम मंगाए हैं उसको रशिया से। 2018 में, अक्टूबर 2018 में 40,000 करोड़ रुपए की समझौता हमने किया था रशिया से, और उस समझौता का मकसद था कि हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे। देखो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है, यानी अगर कोई मिसाइल मान लो कि छोड़ा गया, अगर मान लेते हैं कि एक मिसाइल मान लेते हैं पाकिस्तान से इंडिया में छोड़ा गया, ऐसे आएगा इंडिया में मान लेते हैं, तो ये अगर एयर में है यानी ये हवा में है तो नीचे में ये मिसाइल सिस्टम क्या होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर है, मान लो S-400 हमारा है, तो इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यानी जो है किसी मिसाइल अगर किसी राज्य पे, अगर मान लो इंडिया पे अगर कोई मिसाइल कोई भी देश दागता है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है वो दाग सकता है या चीन दाग सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उस मिसाइल को हवा में ही समाप्त करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अनिवार्यता होती है, उसकी ज़रूरी होती है। तो इसलिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है भारत ने परचेज किया, और वर्ल्ड का सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल है। और यही कारण है कि अमेरिका के अगेंस्ट में जाकर के हमने वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो खरीदा है रशिया से खरीदा। तो उसके बाद जो है फिर जो है एक बार फिर अमेरिका के जो ये विदेश मंत्री हैं, ठीक है, दक्षिण मध्य एशिया मामले के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने फिर भारत पे कार्रवाई की मांग की है। तो भारत पे कार्रवाई किस एक्ट के तहत करता है वो भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। बेसिक इंडिया और अमेरिका के बीच में संबंध क्या है उसको लेकर के भी डिस्कस करते हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। देखो, अमेरिका में एक एक्ट पारित हुआ था 2017 में, अमेरिका में एक एक्ट लेकर आया और उस एक्ट का नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन, काउंट्रीज
अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी काटसा एक्ट 2017। तो अमेरिका में इस एक्ट लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? काटसा इसको बोलते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश जो 3 देश यानी रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान से लेकर किसी भी तरह का समझौता करता है या किसी भी तरह का वहाँ से कोई भी सिस्टम खरीदता है, किसी भी तरह का हथियार खरीदता है, तो इस देशों पे प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। क्लियर है? यानी अगर विश्व का कोई भी देश रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान से कोई भी सामान परचेज करता है, कोई भी हथियार परचेज करता है, तो उस देश पे, जिस देश ने इसके साथ हथियार परचेज किया और उस देश पे जो है प्रतिबंध अमेरिका लगाएगा। तो इंडिया भी रशिया से हथियार परचेज किया, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया, तो वैसे कंडीशन में इंडिया पे भी काटसा लगाया जाए और काटसा के माध्यम से इंडिया पे भी प्रतिबंध लगाया जाए, इसकी चर्चा हो रही है। तो इंडिया और अमेरिका के मध्य क्या क्या संबंध है एक बार डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। अमेरिका जो है अपने सहयोगी के साथ, यानी जैसे अमेरिका का सबसे अच्छा सहयोगी है नाटो, तो अमेरिका जो अपने सहयोगी के साथ 4 बेसिक समझौता करता है, 4 इंपॉर्टेंट समझौता करता है। और उस 4 इंपॉर्टेंट समझौता में हमने 3 समझौता ऑलरेडी साइन किया। पहला तो कॉमकासा साइन किया 2018 में, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 यानी कॉमकासा। दूसरा लेमोआ साइन किया LEMOA यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016। तीसरा हमने साइन किया GSOMIA, ये साइन किया है 2002 में। इसको कहा जाता है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002। लेकिन अभी तक हमने बेका साइन नहीं किया है, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट अभी तक हमने साइन नहीं किया है। तो नॉर्मली यही क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछ देगा कि कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो भारत ने अमेरिका के साथ साइन नहीं किया है। तो याद रखना बेका साइन नहीं किया, बाकी 3 कॉमकासा, लेमोआ और GSOMIA भारत ने साइन कर लिया, यानी भारत अमेरिका का एक अच्छा सहयोगी है। दूसरा कि STA 1 का दर्जा दिया गया था 2018-19 के समय में, जो है ये दर्जा दिया गया था भारत को, और इस दर्जा को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, यानी वो हथियार जो भारत नाटो को बेचता है, अमेरिका को बेचता है, ऑस्ट्रेलिया को बेचता है, जापान को बेचता है या दक्षिण कोरिया को बेचता है, वो सारे हथियार को भारत अब आसानी से परचेज कर सकता है। किससे? तो अमेरिका से कर सकता है। STA 1 का मतलब ये हो गया है कि वो सारे के सारे हथियार जो नाटो को अमेरिका बेचता है, या 3 अन्य देश जो साइन किए हैं इसको लेकर के STA 1 का दर्जा जिनको मिला हुआ, वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया। यानी नाटो, ऑस्ट्रेलिया, जापान या दक्षिण कोरिया को जो अमेरिका हथियार बेचता है या सामान बेचता है, उस पर आप इंडिया भी परचेज कर सकता है। वहाँ तक इंडिया की पहुँच हो गई है। 2+2 वार्ता हमने देखा है कि इंडिया इससे पहले मात्र ऑस्ट्रेलिया और जापान से ही 2+2 वार्ता करता था। 2+2 में होता कौन है कि जैसे इंडिया के विदेश मंत्री हो गए और इंडिया के एक सेकेंड, जैसे इंडिया के विदेश मंत्री हो गया और इंडिया का जो वित्त मंत्री हो गया, तो अमेरिका का विदेश मंत्री और अमेरिका का वित्त मंत्री दोनों ही मिलकर के एक समझौता एक एग्रीमेंट करते हैं, एक वार्ता करते हैं, जैसे कहा जाता है 2+2 वार्ता। ट्रेड सरप्लस की स्थिति, भारत जो है अमेरिका से $25 बिलियन प्रत्येक वर्ष कमाता है। यानी भारत का जो ट्रेड है, अमेरिका जितना इंडिया को बेचता है, इंडिया को जितना सामान भेजता है, उससे अधिक सामान इंडिया अमेरिका को भेजता है। तो $25 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो भारत का ट्रेड सरप्लस की स्थिति है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी की भूमिका, निश्चित तौर पे एक भारत जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है अमेरिका का सहयोगी है। रणनीतिक और आतंकवाद पे सहयोगी, आतंकवाद से त्रस्त अमेरिका भी है, आतंकवाद से त्रस्त इंडिया भी है। तो वैसी कंडीशन में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, चूँकि अमेरिका में बहुत सारे लोग भारत के बसे हुए हैं जो भारत को विदेशी मुद्रा सेंड करते हैं, भारत को घर पे पैसा भेजते हैं, तो उससे भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये सारे के सारे सकारात्मक संदर्भ हैं भारत और अमेरिका के बीच। अब कुछ चुनौती क्या है? देखो, पहला चुनौती ये है कि GSP से कुछ सामान को बाहर कर दिया था अमेरिका ने पिछले वर्ष।
$190 मिलियन के जो सामान थे, जो जीएसपी के तहत आते थे, जिस पे किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगाता था, उस पे जो है अमेरिका ने उस जीएसपी से बाहर कर दिया है $190 मिलियन के सामान को। उसके बाद H1B वीज़ा को लेकर के दोनों के देश में विवाद है, इशू है। अमेरिका वैसे भी H1B वीज़ा को कम कर रहा है या बंद कर रहा है। अमेरिका अपने आप को सेव करना चाहता है। वो बोलता है कि अमेरिका अमेरिकन्स के लिए है, यहाँ पे अमेरिकन्स को सबसे पहले रोज़गार मिलना चाहिए और भारत के लोग आकर अमेरिकन से रोज़गार छीन लेते हैं। तो इसलिए H1B वीज़ा को कठोर कर रहा है अमेरिका। हार्ले डेविडसन बाइक जो है ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। टर्मिनेटर मूवी अगर आपने देखा है, उसमें जो बाइक है उसको कहा जाता है हार्ले डेविडसन बाइक। लगभग 15-16 लाख की बाइक आती है। भारत इस पर अच्छा जो है टैरिफ लगाता है, 50% या 100% टैरिफ लगाता है। तो इसको लेकर के विवाद है। सोलर प्लेट को लेकर के भी विवाद है, यानी सोलर प्लेट को जो लेकर के WTO में अमेरिका जो है भारत के खिलाफ गया था और अमेरिका जीत भी गया। उसके बाद कृषि सब्सिडी को लेकर के भी विवाद है। कृषि सब्सिडी का मुद्दा WTO के तहत मुद्दा है और इसको लेकर के जो है दोनों देश के बीच में डिस्प्यूट है। S-400 मिसाइल जो आज का टॉपिक है, ये जो टॉपिक है S-400 मिसाइल को लेकर के है और S-400 मिसाइल को लेकर के भी दोनों के बीच में विवाद है। क्यों विवाद है, हमने न्यूज़ में डिटेल से डिस्कस कर लिया कि काटसा एक्ट के तहत विवाद है। तालिबान इशू भी है। डाटा लोकलाइजेशन, देखो डाटा लोकलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक टॉपिक है, एक आर्टिकल अपने आप में इसमें आ सकता है। डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि जैसे इंडिया में अगर आप कोई सामान परचेज करते हो, जैसे अमेजोन पे आपने कोई सामान परचेज किया, तो अमेजन पे जो आपका डाटा है वो अमेरिका में स्टोर होगा। यानी आपका जो नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आपका कार्ड नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, या जो भी डाटा आपने फिल किया वो अमेरिका में स्टोर होगा। तो भारत का कहना है कि वो डाटा अमेरिका में स्टोर होकर नहीं, इंडिया में ही स्टोर हो, इसके लिए कोई प्रावधान कीजिए। तो मैक्सिमम जो कंपनी है, जैसे अमेजन हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारी की सारी कंपनी जो है, या फेसबुक हो गया, अमेरिकन कंपनी है। तो वैसी कंडीशन में अगर वो इंडिया में ही मान लेते हैं कि स्टोर बनाएगी, यानी डाटा सर्वर अगर इंडिया में ही बनाएगी, जहाँ पे डाटा स्टोर होगा इंडिया का, तो उसके लेकर के उनको खर्च काफ़ी अधिक बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो है अमेरिका विरोध कर रहा है भारत के डाटा लोकलाइजेशन नीति का। और भारत की ऊर्जा ज़रूरत और ईरान, भारत अपनी काफ़ी ऊर्जा ज़रूरत पे काफ़ी हद तक ईरान पे डिपेंड था। काफ़ी तेल हम वहाँ से मंगाते थे और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था ईरान पे, और वैसी कंडीशन में भारत जो है ईरान से तेल मंगाना बंद कर दिया। तो ये सारे के सारे विवाद के पक्ष है भारत और अमेरिका के बीच। तो उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या इशू है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। देखो इसको लेकर के हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अयोध्या को लेकर के हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अयोध्या को जो विवाद क्या है और वो विवाद को किस तरह से सॉल्व किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे जो कहा है, जैसे मान लो कि अयोध्या को हम मानते हैं कि राम जन्मभूमि अयोध्या है, तो वो वीडियो जाकर देख लेना, हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो अयोध्या राम जन्मभूमि है, भारत के 80 करोड़ हिंदुओं का आस्था अयोध्या पे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर निर्णय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट था, जिसमें कहा गया था कि जो विवादित ढांचा है 2.77 एकड़ की जो विवादित ढांचा है, यानी जो मस्जिद बना हुआ वर्तमान में, तो उस मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना पाई जाती है या पाई गई है। सिंपल फैक्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि उस जो विवादित ढांचा है उसके नीचे मंदिर जैसी संरचना पाई गई है, यानी उसको जो है मंदिर को पुराने समय में हो सकता है वहाँ पे मंदिर रहा हो। तो इस आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो डिसीजन दिया था इसी आधार पे दिया था, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट था कि मस्जिद के नीचे जो है मंदिर जैसी संरचना पाई जाती है, उसको सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। तो आप वीडियो डिटेल से जाकर देख लेना। 500 वर्ष का इतिहास है और लगभग 20 से अधिक बार लगभग कह सकते हो कि दंगा हो चुका है हिंदू और मुसलमान को लेकर के, इसलिए इसको सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अभी जो ये सारा का सारा चीज़ मिल रहा है,
यानी अभी जो मंदिर जैसी ये सारी की सारी संरचना मिल रही है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सही पाती है। इस पेज पे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चलिए, तो हमारे पास आज इतना ही न्यूज़ था। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा हो, डिस्कशन कैसा लगा हो, तो आप निश्चित तौर पे हमें कमेंट सेक्शन में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कोई सुझाव दे सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो लोगों से शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और चूँकि मेहनत करके ये वीडियो बनता है तो लाइक तो पक्का कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।